अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के प्राइम टाइम बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाजिमा और मैं हूं रिजवाना। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। आम आदमी पार्टी है इल्जामात लगाने वाली पार्टी जो सियासी मंजर से हो गई है गायब। बीजेपी ख्वाहिश शाहनवाज हुसैन ने लगाया इल्जाम। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी हर बात में सियासत करने को देते हैं तरजीह। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद कपिल सिब्बल का बयान। कांग्रेस पार्टी का मुल्क से हो जाएगा सफाया तो बीजेपी को भी नहीं मिलेगा इख्तिदार। देश की दीगर पार्टियों पर अवाम की नजरें। सीपीआई कायद एबी बर्धन ने किया खुलासा। और दिल्ली में बिजली पानी जैसी मुश्किलात पर बीजेपी कायदीन ने की लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात। अवामी मुश्किलात को दूर करने पर किया गया तबादले ख्याल। हर्षवर्धन का बयान। और नाज़रीन, नजर प्राइम टाइम बुलेटिन की तफसीलात पर। बीजेपी के सीनियर कायद व पार्टी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने आम आदमी पार्टी पर शदीद तनकीद की और कहा कि दावे करने वाली पार्टी इस सियासी मंजर से कहां गायब हो गई है। आरोप लगाने वाली मशीन रख देना चाहिए। इनका काम है सुबह उठो एक आरोप लगाओ। इनका खाना नहीं पचता जब तक चार आरोप नहीं गढ़ लेते हैं, और इस वजह से जनता इनको तलाश रही है। जिस गली में जाते हैं वहीं पर जनता पूछती है कि भाई बताइए, बहुत वादा करते थे, अब बताओ क्या हाल है। और उनके जो अब वो खबरों से गायब हैं, लाइव भी नहीं हो पा रहा है उनका। वो चाहते थे कि एरोगेंस लेवल इतना बढ़ गया था कि उनके नेता रिपोर्टर से नहीं एडिटर से बात करते थे। अब उनका कोई इंटरव्यू भी नहीं ले रहा है, खबर में भी नहीं आ रहे हैं। तो सुबह शाम आके कह रहे हैं देखो देखो मेरी बड़ी पिटाई हुई है, देखो देखो मेरी बड़ी पिटाई हुई है। बस यही कह के वो खबर में बने हुए हैं। तो अब बीजेपी उनके लिए कोई प्रोटेक्शन फोर्स तो नहीं बना सकती। जैसा किया है वैसा भोग रहे हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता कहती थी बड़ी बड़ी बात करते थे, अब बताओ। तो पुलिस अगर आई कार्ड मांग रही है तो उसमें भी बीजेपी की। बीजेपी के सीनियर कायद व पार्टी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन प्रियंका गांधी की जानिब से नरेंद्र मोदी पर किए गए रिमार्क्स पर मुल्क की आवाम से माफी मांगने का मुतालिबा किया है। भाषा का उपयोग नरेंद्र भाई के लिए किया गया है। श्रीमती प्रियंका वढेरा को उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। किसी को भी राजनीति स्वस्थ होनी चाहिए। राजनीति को बहुत पर्सनलाइज करके गुस्से से दिया हुआ बयान हताशा दिखाता है। इसलिए प्रियंका वढेरा को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार हैं, जो जनता के उम्मीदवार, वो पार्टी के उम्मीदवार तो हैं ही, लेकिन देश की जनता ने जिनके लिए दिल में जगह बना ली है, उनके लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग करके पूरे समाज को और देश में गलत संदेश देने का उन्होंने काम किया। जिस भाषा का उपयोग। कैबिनेट मिनिस्टर व कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद कपिल सिब्बल ने मोदी पर निशाना साधा और कहा कि मोदी जो कि अपराधियों को गले लगाते हैं और मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वालों को पार्लियामेंट से बाहर करने की बात करते हैं। करने पड़ेंगे, पार्लियामेंट से अपराधी साफ करने पड़ेंगे। मैं आया तो इन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं आया तो इन्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे बीजेपी या एनडीए के क्यों ना हो। क्लोज कोट। अभी हाल ही में येट अपराधियों को ये गले लगाते हैं। सबसे बड़ा अपराधी अमित शाह, इनका प्रभारी है उत्तर प्रदेश में, वो सारा कैंपेन चला रहा है। उनको गले लगाते हैं लेकिन पार्लियामेंट से बाहर निकालेंगे।
बुखारिया साहब को कैबिनेट में रखते हैं, 3 साल की कन्विक्शन हो चुकी है, उसको कैबिनेट में रखते हैं। मतलब कि हर 3 में से एक आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिनको इन्होंने टिकट दिया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद कपिल सिब्बल ने आज अपना एक बयान जारी करते हुए कहा है कि मोदी हर मामले पर सियासी खेल खेलना चाहते हैं, जो कि शदीद अफसोसनाक बात है। शायद इतनी समझ नहीं है कि नीच राजनीति और जो वो कह रहे हैं उसमें बहुत भारी अंतर है, और समझ में कभी कभी मोदी जी कभी समझने में उनको थोड़ी मुश्किल होती है और कभी समझना ही नहीं चाहते। तो अगर वो पूरे तरीके से जो प्रियंका जी ने कहा उसको सही तरीके से समझते तो शायद वो ऐसा बयान नहीं देते। लेकिन हर चीज वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, आपको मालूम है। और इस मौके पर कांग्रेसी कायद ने जासूसी वाले मामले पर भी तबसरा किया है। आइए देखते हैं इस संबंध में वो क्या कह रहे हैं। पहली बात है, कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। जब कोई कह रहा है, हमारे सहयोगी दल कोई कह रहे हैं कि भाई लगता है पॉलिटिकल वेंडेटा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बुरी बात क्या है। भाई जब हमने कमीशन बैठाया था तो तब तो सभी लोगों की सहमति से हुआ था ना, उस समय तो कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं था। अब अगर जज बनाने में कोई देरी हो गई है और कोई सोच रहे हैं पॉलिटिकल वेंडेटा है, तो सरकार अगर कह रही है कि ठीक है अगली सरकार कहती है, उसमें बुरी बात क्या है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो। सीपीआई के सीनियर कायद एबी वर्धन से सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर मसाइल पर हमारे नुमाइंदे अंजरुल्लाह ने बातचीत की है। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। मेरी स्पष्ट राय है, हमारी पार्टी की स्पष्ट राय ये है कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाएगी और बीजेपी आ नहीं सकेगी। कुछ दूसरी पार्टियां तालमेल करके किसी कार्यक्रम और पॉलिसी के अंदर एक नया विकल्प तैयार कर सकते हैं। मेरे से पूछा गया था ममता बनर्जी के बारे में। मैं ये साफ कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस नूरा कुश्ती खेल रहे हैं बीजेपी के साथ। वो जो हमला बोलती है बीजेपी पे, ये सिर्फ वोट को फिरका परस्त लाइन पर बांटने का है। हिंदू एक तरफ हो जाए, मुसलमान एक तरफ हो जाए, उससे बीजेपी को ही मदद मिलती है, उनकी कोशिश है। तो इसलिए ये स्पष्टीकरण मैं कर रहा हूं। कोई सवाल नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि मैंने कहा कि वो जो है वो तो बीजेपी को मदद कर रही है। उनकी जो बीजेपी से लड़ाई ऊपर दिख रहा है वो एक नूरा कुश्ती है वोटिंग के लिए। इस तरह सीपीआई ने अपने बयान की तरदीद कर दी है और कहा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी बीजेपी के साथ नूरा कुश्ती का खेल खेल रही है, ऐसी हालत में कभी भी वो ममता बनर्जी को तीसरे महाज में कबूल नहीं कर सकते हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अंजरुल्लाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। सीनियर कायद अरुण जेटली ने बनारस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी की जानिब से किए जाने वाले तरक्याती कामों पर तबसरा किया। संबंध में अपना दृष्टिकोण क्या है और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जीतने के बाद यहां आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था के साथ यहां के बुनकरों को जोड़ना, यहां पर्यटन का विशेष चिंता करना, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बनारस में आए, मां गंगा जैसी पवित्र नदी की पवित्रता बनी रहे और सफाई की चिंता करना, और एक सांस्कृतिक के साथ साथ शिक्षा का भी केंद्र है और इसलिए उसके विस्तार की विशेष कल्पना करना। आज जो पुस्तिका हम लोगों ने रिलीज की है उसमें इसकी विशेष जिक्र किया गया है। पूर्वांचल का ये क्षेत्र जहां 7 तारीख और 12 तारीख को वोट पड़ेंगे,
ये क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता है, इसलिए सत्ता इस क्षेत्र के हाथ में आए, खजाने की चाबी इस क्षेत्र के हाथ में आए, इसका भी एक अवसर यहां के मतदाताओं के लिए है। चुनाव जैसे ही आगे बढ़ रहा है, मुझे इसमें कोई भी संकोच नहीं है कहने में कि एक ऐतिहासिक जीत हमारी होगी। मुझे इस बात का भी विश्वास है कि अमेठी जैसे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती स्मृति ईरानी केवल जीत नहीं, एक अच्छी जीत प्राप्त करेंगी और एक नया इतिहास अमेठी में भी वो रचेगी। अमेठी का संघर्ष पिछड़ेपन के खिलाफ है और उस परिवार के खिलाफ है जो अमेठी के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेवार था। अमेठी में तो एक नया इतिहास इस बार लिखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को बनारस में भी ये तेलुगु देशम पार्टी कायद व रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने दिल्ली में अपना एक बयान जारी करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम लगाया है कि पार्टी ने खुद का पेपर चलाते हुए आवाम में रुपया तकसीम कर रही है। इसी मामले पर हमारी करेस्पॉन्डेंट जागृति ने उनसे बातचीत की है। अभी आंध्र प्रदेश में कल इलेक्शन सेकंड फेज में इलेक्शन होने वाला है। उसमें जो वाईएसआर कांग्रेस वाला उसका जो एक मीडिया है साक्षी पेपर, वो पेपर में पैसा डाल के 1000 2000 जो है ना पैसा रख के वो पेपर्स पूरा जो है ना लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और उसी तरह से जो है ना इलिसिट लिकर भी बहुत जगह जो है ना वो सप्लाई करके उसमें जो है ना 5-6 आदमी अभी तक जो है ना डेथ भी हुआ है। ये सब का बारे में भी हम लोग चीफ इलेक्शन कमीशन का नोटिस में लेके आया। उसका साथ साथ जो पेपर का साथ उसका जो मीडिया व्हीकल्स में भी पैसा को जो है वो ट्रांसफर कर रहा है, वो सब भी डिटेल्स में हम लोग जो है ना ये किया। और दूसरा जो हर एक टाइम में जो कुछ बूथ्स में ये जो वाईएसआरसीपी ने रिगिंग का संस्कृति है, वो जो ना पूरा जो ना बूथ रिगिंग करने का है, बूथ कैप्चर करने का है, वो सब बूथ्स भी जो है ना हम लोग एक लिस्ट जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिया। वो सब बूथ्स में भी जो है ना स्पेशल अटेंशन स्पेशल पुलिस को रखने के लिए हम लोग जो है क्लियर कट जो है ना हम लोग विथ एविडेंस विथ प्रूफ हम लोग जो है कंप्लेंट किया है। बीजेपी पार्टी के एक एमएलए ने भी गुहार लगाई है कि वहाँ पे कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पे पोलिंग में थोड़ा टाइम लगा था या मशीन खराब थी, वहाँ पे रीपोलिंग की जाए। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे ना जहाँ भी मशीन खराब है तो जरूर जो है ना उसको रीपोलिंग करना चाहिए। रीपोलिंग करके जो है ना स्टार्टिंग से जो रीपोलिंग करना चाहिए। मशीन्स कई जगह जो है ना इस तरह से ट्रबल दिया है। अभी तेलंगाना में भी बहुत जगह जो है ना ट्रबल दिया था, उतना टाइम जो है ना वो लोग एक्सटेंड किया। 2 घंटा अगर मान लीजिए पोलिंग बूथ में पोलिंग मशीन का वजह से जो रुक गया, 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम वगैरह दिया है। उस तरह से वो लोग स्पेशल केयर लेना चाहिए। मशीन्स में कई जगह जो है ना इस तरह से प्रॉब्लम आए। कल जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दोनों जगह पे कल लास्ट वोटिंग होने वाली है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तेलंगाना तो पूरा कंप्लीट हुआ है। हम भी तो तेलंगाना एमपी है, हम तो तेलंगाना का तो पूरा कंप्लीट हो गया। कल ओनली जो है ना सीमांध्र में इलेक्शंस है और वो इलेक्शंस के बारे में जो वो वाईएसआर कांग्रेस जो जिस तरह से उसमें पैसा डाल के और जिस तरह से इलिसिट लिकर डिस्ट्रीब्यूट करके जो कर रहा है, वो सब हम लोग इलेक्शन कमीशन को आज बता दिया। उसको स्पेशल ऑब्जर्वर्स को जो है ना प्रोवाइड करने के लिए, स्पेशल केयर देने के लिए और गुंडागिरी करने के लिए जो कुछ बूथ्स में गुंडागिरी करने के लिए लोग तैयार कर रहे हैं, वो सब जो है ना डिटेल्स के साथ हम लोग जो है ना उसको बता दिया करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नागेश्वर राव, जिनका कहना था कि कल जो है आंध्र प्रदेश में लास्ट वोटिंग होने वाली है और जो भी हरकतें की जा रही है, शराब बेची जा रही है या फिर जो भी अनवांटेड सिचुएशन जो वहां पे बना हुआ, उस चीज को लेकर यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में जाकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। मैं जागृति सिंह, कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। और अब नाज़रीन, प्राइम टाइम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी।
बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। और बढ़ते नाज़रीन मज़ीद खबरों की जानिब कांग्रेस के बनारस से उम्मीदवार अजय राय से बात की है हमारे नुमाइंदे रईस जैदी ने। आइए जानते हैं क्या कहते हैं वो अपनी कामयाबी से मुताल्लिक़। बनारस से कांग्रेस कैंडिडेट जनाब अजय राय जी, जिस तरह से आज रोड शो निकाला जा रहा है और सुनने में आ रहा है जानकारी के मुताबिक बड़ी बड़ी हस्तियां शिरकत कर रही है, तो इससे आपको कहां तक फायदा हो पाएगा? नहीं, ये रोड शो बनारस के अंदर निश्चित तौर पर एक अच्छा संदेश देता है। जन जागरूकता इससे होती है, लोग जागरूक होते हैं, बाहर आते हैं, और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर इससे जनता के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा, अच्छा संदेश जाएगा। अच्छा, कुछ दिन से सलमान खुर्शीद और दूसरे नेताओं ने भी यहाँ पे शिरकत की आपके लिए, तो इससे कहीं तक कुछ रुझान, कुछ बदलाव मिला आपको? निश्चित तौर पर पूरा बनारस हमारे साथ खड़ा हो रहा है, क्योंकि हम बनारस के, हमारा भाई है, बनारस को लग गया कि मेरा भाई लड़ रहा है, मेरा परिवार लड़ रहा है, तो हमारे साथ खड़े हैं सब। जैसे अरविंद केजरीवाल भी अपने रोड शो कर रहे हैं, उससे किसी तरह की आप? अब वो यार कोई मतलब नहीं है उनका रोड शो करने का। ये थे हमारे साथ बनारस से कांग्रेस कैंडिडेट जनाब अजय राय जी, जिनका कहना है कि बड़े बड़े नेताओं की वजह से जो इस प्रोग्रामों में बनारस की शिरकत कर रहे हैं, लोगों को बदलाव करने की और लोगों के रुझान में काफी हद तक तब्दीली मिल रही है और इससे कांग्रेस को फायदा होगा। मुस्लिम न्यूज के लिए रईस हमारे साथ मौजूद। यानी कि 7 मई को मुनाकिद होने जा रहे इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने तमाम इंतखाबी रियासतों में खास तौर पर उत्तर प्रदेश, जहां 5वें मरहले के लिए पोलिंग होगी, सिक्योरिटी को बढ़ाने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने कहा कि रियासत उत्तर प्रदेश में तीसरे और चौथे मरहले के इंतखाबात के दौरान बड़े पैमाने पर धांधलियों की रिपोर्ट की गई थी और इस बार ऐसा न हो, इसलिए सेंट्रल फोर्स के 300 मजीद कंपनियों को यूपी रवाना करने के लिए कहा गया है। वाज़ेह है कि बीजेपी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने कमीशन से नुमाइंदगी की है कि बरसर इक़्तिदार जमात समाजवादी पार्टी के कायदीन अपने असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात की शफाफियत को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। इसी के मद्देनज़र इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी को बढ़ाने का हुक्म दिया है। तो दूसरी जानिब जनूबी हिंद के तमाम एयरपोर्ट्स पर दहशतगर्दों के खतरे के सबब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वाज़ेह है कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खतरे के बादल मंडाने की इत्तला दी और इसके बाद जुनूब के तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे कि हैदराबाद, कोची, बेंगलुरु, चेन्नई, मंगलुरु और तिरुवनंतपुरम के अलावा दीगर एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। सिक्योरिटी अहदेदारों ने बताया है कि जुनूबी इलाके में कार बम धमाके होने की उन्हें इंटेलिजेंस से इत्तला मिली है। मुल्क भर में लोकसभा इंतखाबात की गहमा गहमी जारी है। कल यानी 7 मई को मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर 8वें मरहले के इंतखाबात मुनाकिद होने वाले हैं, जिसके लिए तशहीरी मुहिम का अख्ताम गुज़िश्ता दिन अमल में आया। इसी तरह उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर के अलावा आंध्र प्रदेश व दीगर मकामात पर इंतखाबात मुनाकिद होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में ये दूसरे मरहले के इंतखाबात हैं। पहले मरहले के तहत तेलंगाना के 17 लोकसभा हलकों पर इंतखाबात हुए थे। कल यानी 7 मई को सीमा आंध्र के 25 लोकसभा हलकों पर इंतखाबात मुनाकिद होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ असम्बली इंतखाबात भी मुनाकिद हो रही हैं। हमें मिली इत्तला के मुताबिक कश्मीर के ज़िले बारामुल्ला के एक पोलिंग स्टेशन में धमाका किया गया है, जबकि पोलिंग के लिए सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। सरकारी स्कूल में बनाया गया था कि ये पोलिंग स्टेशन और इस हादसे में किसी के हलाक होने की इत्तला नहीं मिली है। मुतालिका पुलिस इस मामले की बारीकबीनी से जाँच कर रही है। बीजेपी के सीनियर कायद डॉक्टर हर्षवर्धन ने बिजली और पानी के मसाइल पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए तफसीलात फराहम की। सीएजी का ऑडिट पूरा नहीं होता तब तक किसी भी नाम पर, किसी भी कीमत पर बिजली के दाम बढ़ने नहीं चाहिए और लोगों को 24 घंटे अनइंटरप्टेड बिजली मिलनी चाहिए।
जिन इलाकों में पानी की सप्लाई टैंकरों से हो रही है, वहां अधिकांश टैंकर आज उपलब्ध नहीं है। जो टैंकर 15 साल से पुराने हो चुके हैं, वो टैंकर बदले नहीं गए हैं। पानी का माफिया, पानी की चोरी, पानी की लीकेज, पर्याप्त मात्रा में पानी की अनुपलब्धता और दिल्ली के अंदर वाटर बॉडीज का रखरखाव, उनके ऊपर एनक्रोचमेंट, बिजली पानी के दाम, इस तरह के संवेदनशील विषयों को आज हमने उनसे चर्चा की है। सभी विधायक माननीय उपराज्यपाल महोदय से मिले हैं। सीएजी का ऑडिट पूरा नहीं हो और इसी मामले पर उन्होंने 16 तारीख के बाद किए जाने वाले तरक्याती कामों पर तबसरा किया है। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। उपराज्यपाल महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि वो तुरंत 16 तारीख के बाद दिल्ली के अंदर विकास के कामों को प्रारंभ करने के लिए एमएलए फंड को भी रिस्टोर करेंगे। मैंने 3 महीना पहले उपराज्यपाल महोदय से आकर इसके लिए रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने इसके लिए सॉलिसिटर जनरल से सब जगह से ओपिनियन लेकर हमारी सलाह पर एमएलए फंड रिस्टोर में आम आदमी पार्टी की नाकाम हुकूमत और प्रेसिडेंट के रोल पर तबसरा करते हुए बीजेपी कायद ने मीडिया से खिताब किया। की कृपा से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा हुआ है। राष्ट्रपति शासन क्यों लगा है आप भी जानते हैं कि जिन लोगों ने दिल्ली में सरकार बनाई वो 49 दिन के अंदर मैदान छोड़कर भाग गए। उसकी वजह से जो उन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय किया, विश्वासघात किया, आज दिल्ली में राष्ट्रपति शासन है। लेकिन इसके बावजूद भी कि दिल्ली में सरकार नहीं है, हमारे विधायक दिन और रात दिल्ली की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए कृत संकल्प हैं और लगातार इतनी देर तक केवल जनता की एक एक तकलीफ को हमने यहाँ डिस्कस किया है। उसके समाधान को खोजने के लिए, उसमें अपना कोऑपरेशन करने के लिए, उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए हमने सारी वार्तालाप उनसे की। बीजेपी की प्रकाश राणा से अवामी मसाइल को लेकर बातचीत की है हमारे नुमाइंदे गौरव ने। आइए देखते हैं ज़िमन में वो क्या कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक सत्य प्रकाश जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। किन किन मुद्दों को लेकर आपने राज्यपाल जी से बातचीत की? बेसिकली बिजली और पानी का मुद्दा था और दिल्ली में पानी की प्रॉब्लम सोल्व हो और बिजली की जो प्रॉब्लम अभी बढ़ी है गर्मी की वजह से, इसके ऊपर ध्यान दें, इस बात के लिए हमने बातचीत की है। और प्रशासन बहुत ही स्थिर पड़ गया है, दिल्ली में सरकार नहीं है और प्रशासन की जिम्मेदारी जिस तरह से होनी चाहिए वो जिम्मेदारी अपनी निभा नहीं रहा। ये सब मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम बात करने के लिए आ जाए। सर, ये जो बिजली आजकल महंगी हो रही है, आपने क्या ये भी सीएजी की ऑडिट को लेकर भी कुछ बातचीत की उनसे? जी, बिजली के जो दाम बढ़ाए गए हैं ये भी हमारा मुद्दा था और इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी तरह से भी कोई दाम बढ़ने का कोई विषय है नहीं और बिना किसी विशेष कारणों के जिस तरह से दाम बढ़ाए जा रहे हैं ये बहुत गलत बात है और ये नहीं होना चाहिए था। सर, ये जो दिल्ली विधानसभा जैसे निलंबित है, आपने इसको भंग करके क्या उपचुनाव के विषय में भी बातचीत की? नहीं, अभी आज इस विषय में बात नहीं हुई, लेकिन आज यही बात हुई कि किसी तरह से प्रशासन को जिम्मेदार बनाए जिससे कि प्रशासन जिम्मेदारी से काम करके जनता की जो समस्याएं हैं उनको दूर कर पाए। सर, मान लीजिए क्या आपकी सरकार आती है 16 मई के बाद बीजेपी की, तो आप दोबारा इलेक्शन में जाना चाहेंगे या आप आपके किसी धड़े को लेके मिलकर सरकार बनाना चाहेंगे? ये अभी तय होना है, इसके ऊपर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये उस समय की परिस्थितियों के अनुसार ही तय होगा। उपराज्यपाल क्या बनाते हैं, सरकार बनने के बारे में क्या दृष्टिकोण तय करते हैं, उसके ऊपर वो तय होगा 16 तारीख के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के। ये थे सत्य प्रकाश जी जो आज बीजेपी डेलीगेशन के साथ उपराज्यपाल से मिलने आए और उन्होंने बिजली, महंगाई तथा जल की समस्याओं पर लेकर उपराज्यपाल से बातचीत की। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं गौरव अंदुजा, मुंसिफ टीवी। दिल्ली की आवाम इन दिनों पानी और बिजली की मुश्किलात में घिरी हुई है। ऐसे में बीजेपी कायदीन ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की और इस मसले पर बातचीत की। हमारे नुमाइंदे गौरव ने बीजेपी कायद प्रोफेसर जगदीश मुखी से इस ज़मीन में तफसीली गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं।
के कारण लोगों को पानी और बिजली से की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। आज उसी को लेकर बीजेपी का वरिष्ठ दल के नेता प्रोफेसर जगदीश मुखी, डॉक्टर हर्षवर्धन और दूसरे विधायकगण के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने आए। आप आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या क्या मांगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के आगे रखी। आपने ठीक कहा कि आज इस तेज बढ़ती हुई धूप और गर्मी के कारण यहाँ जो पानी की समस्या थी उसने विकराल रूप धारण कर लिया है। एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं। इलाके ऐसे पड़े हुए हैं पूरा जहाँ एक ड्रॉप पानी का नहीं जाता है और उस पर तुर्रा ये है कि यदि आप पानी नहीं है, प्यासे मर रहे हैं, नीचे से पानी निकालते हैं तो पुलिस वाले आपको परेशान करते हैं, कहते हैं इलीगल है। इस मुद्दे को लेकर के जिस प्रकार से टैंकर माफिया आज परेशान पब्लिक कर रहा है, उस मुद्दे को लेकर के ये पानी के और बिजली के बारे में आज आपने स्वयं देखा होगा, रिपोर्टर के नाते नहीं तो कम से कम रेजिडेंट के नाते जहां आप रहते हैं, आज बिजली की समस्या भयंकर रूप से सामने आई है। 6-6 घंटे का आज कट लगाना शुरू कर दिया है, कोई औचित्य नहीं है उसका, इसको समस्या कर रखा है। तीसरा जो आज फिर से नीचे लेवल पे भ्रष्टाचार शुरू हुआ है, पुलिस के कांस्टेबल लेवल लेकर के, एमसीडी के छोटे छोटे ऑफिस लेवल लेकर के, दिल्ली गवर्नमेंट के दफ्तरों के अंदर लेकर के, इस पर अंकुश लगाने के लिए 3 मुद्दे हमारे थे जिस पर हमने मेमोरेंडम उनको पेश किया है। सर, दिल्ली में पॉपुलर गवर्नमेंट लाने के लिए भी आपने क्या एलजी साहब से कुछ बात कही कि विधानसभा को भंग किया जाए और मतलब नए सिरे से दूसरे सिरे से चुनाव किए जाएं, या आपने किस तरह से उनसे बातचीत की? इस विषय पर कोई बातचीत एलजी महोदय से नहीं की गई है, किंतु निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूं कि पॉपुलर गवर्नमेंट होगी किसी भी राज्य में तो वहां समस्याओं का समाधान जल्दी निकलता है, लोगों की रियल प्रॉब्लम सामने आती हैं। एलजी हाउस में यदि सब कुछ कंसंट्रेट है पावर का, सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, ये स्वाभाविक है। तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है उसका, जल्दी से जल्दी पॉपुलर गवर्नमेंट बननी चाहिए और ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जल्द लेने वाला है 16 तारीख के पश्चात। हम वेट कर रहे हैं कि इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट है, मामला उनके पास है, तो उनका एप्टीट्यूड क्या है, क्या नया पॉइंट वो देते हैं आने वाली पेशी के समय, उसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय नेतृत्व हमारा भारतीय जनता पार्टी का इसके बारे में शीघ्र निर्णय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने का। ये थे प्रोफेसर जगदीश मुखी। आज जो मेन मकसद था बीजेपी का एलजी से मिलने का, वो था बिजली पानी की समस्याएं जो आम दिल्ली वासी उससे जूझ रहा है। बीजेपी ने एक 20 पॉइंट का मेमोरेंडम एलजी को सौंपा और इससे उन पर काम करने की गुजारिश करी। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं गौरव हंदुजा, मुंसिफ टिप। कहते हैं हर एक इंसान के 40 हम शक्ल हुआ करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इस चुनावी मौसम में हमारी करेस्पॉन्डेंट गीतांजलि ने ढूंढ निकाला है मोदी के हम शक्ल को और उनसे बातचीत भी की है। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जिनकी चर्चा सियासी गलियारों में हर आम और खास की जुबान पर है। हो भी क्यों ना, जिस तरीके से वो अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, कभी कंट्रोवर्शियल बयानबाजी के लिए तो कभी देश हित में दिए गए बयानों के लिए जाते हैं। और अब उनकी नजर वाराणसी पे है, वाराणसी के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट ब्रांड बनारस पे है। लेकिन यहाँ पे जो एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिल रही है बनारस के बीजेपी हेडक्वार्टर में, वहाँ पे ये कि नरेंद्र मोदी के हुबहू शख्स हमें मिले हैं जो कि जिन्होंने बिल्कुल उनका हुलिया अपना रखा। खास बात यह कि उनका नाम भी नरेंद्र मोदी है। आइए उनसे बात करते हैं कि कैसे वो नरेंद्र मोदी का हुलिया अपना कर यहाँ पहुंचे। मैं 2001 से जब से मोदी जी मुख्यमंत्री बने, जब से मैं उनका प्रशंसक हूँ और जैसे मोदी जी जैसा ड्रेस पहनते वैसे मैं भी वो मेरे हिसाब से मतलब कपड़े सिला के मैं पहनता रहता हूँ। और आप नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं, इसलिए आपने नरेंद्र मोदी की हूबहू कॉपी कर लिया। वही पगड़ी है, वही स्टाइल है, लेकिन नरेंद्र मोदी के जो स्पीच देने का स्टाइल है, क्या वो आप मुंसिफ टीवी के दर्शकों के लिए करके बताएंगे? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय तो कर ली, लेकिन उसके अलावा भी नरेंद्र मोदी का जो स्पीच का लहजा है। भाइयों बहनों प्यारे मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अटक से कटक तक लगा के कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में मोदी में है और पूरे देश में मोदी लहर है। कहना गलत नहीं होगा कि लीक से हटकर इस बार बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही है और बहुत ही अलग अलग तरीके से। कहीं एक जगह तो नरेंद्र मोदी के रंग में उनके समर्थक नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक नकली नरेंद्र मोदी हैं जिनसे हम अभी रूबरू हुए।
तो कुल मिलाकर अब देखना ये होगा कि बनारस की आवाम को नरेंद्र मोदी की ये कॉपी जो करके उनके समर्थक हैं वो कितना लुभा पाते हैं। कैमरा पर्सन कपिल के साथ गीतांजलि राघव, वाराणसी से मुंसिफ टीवी के लिए। और अब नाज़रीन, प्राइम टाइम बुलेटिन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए मुंसिफ टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। और नाज़रीन, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आम आदमी पार्टी के सदर अरविंद केजरीवाल जो इन दिनों वाराणसी में अपना डेरा जमाए हुए हैं, देहातों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। माताओं, बुजुर्गों, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आपने इतना मान सम्मान दिया, प्यार मोहब्बत दी। दोस्तों, मैं वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए आया हूं, दिल्ली से आया हूं। मेरे को अगर सांसद ही बनना होता तो मैं दिल्ली से चुनाव लड़ लेता। वाराणसी आने की क्या जरूरत थी। वाराणसी चुनाव इसलिए लड़ने के लिए आया हूं, नरेंद्र मोदी जी की खिलाफत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो कुछ जानकारी मेरे पास है नरेंद्र मोदी जी की, अगर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात होगी। मेरे पास कागज तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बस एक दो बातें ही रखूंगा यहाँ पे क्योंकि समय की कमी है। मैं भी गुजरात गया था, गुजरात में कई गांव में गया, वहां पे किसानों से मिला। आप में से भी कई लोग किसान हैं। वहां के गुजरात के किसानों ने बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की जमीनें छीन छीन के कुछ चंद बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दी हैं। कई किसानों ने तो यहां तक कहा कि 5 साल हो गए अभी तक 1 पैसे का मुआवजा नहीं मिला। और किस रेट पे दी है उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को जमीनें? 1 रुपए मीटर के हिसाब से दी है। 1 रुपए मीटर में जमीन आती है जी आजकल। 1 रुपए मीटर का मतलब 4,500 रुपए एकड़ के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे क्या भाव है जमीन का? अभी मैं पिछले गांव में गया था, वहां बता रहे थे 5 लाख रुपए एकड़ का भाव है। यहाँ पे 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख रुपए एकड़। नरेंद्र मोदी जी ने 4,500 रुपए एकड़ के हिसाब से बड़ी बड़ी कंपनियों को किसानों से जमीनें छीन के दे दी है। गुजरात के कई किसान भी आए हुए हैं, वो यहीं घूम रहे थे हमारे साथ। ये सारे नक्शा लेके आए हैं कि किस तरह से उन्होंने गुजरात के अंदर किसानों की जमीनें, पूरा तटीय क्षेत्र जो है उन्होंने किसानों की जमीनें छीन के उन्होंने, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है जी। गुजरात की विधानसभा में नरेंद्र मोदी जी से प्रश्न पूछा गया था। उनसे पूछा गया अडानी ग्रुप की कंपनियों को 31 दिसंबर 2011 तक कच्छ जिले में कितने एकड़ जमीन दी गई? नरेंद्र मोदी जी ने जवाब दिया 14,305 एकड़। किस रेट पे दी गई? 1 रुपए मीटर के हिसाब से। इसलिए मैं यहां से चुनाव लड़ने के लिए आया हूं, आपको ये कहने के लिए आया हूं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर वो प्रधानमंत्री बने, अगर वो वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ के किसानों की जमीनें छीन के 1 रुपए मीटर के हिसाब से ये बड़ी बड़ी कंपनियों को ना दे दिया जाएगा उसको। तो आप देख सकते हैं ये अरविंद केजरीवाल का कारवा है जो कि वाराणसी की गांव की सड़कों पर निकला है। कहीं ना कहीं बहुत ही माइंड के साथ, एक माइंडेड पॉलिसी के साथ कह सकते हैं कि गांव के मतदाता को कनेक्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि केजरीवाल बखूबी जानते हैं कि जैसा दिल्ली में उनका रिस्पांस रहा है, ऐसे में शहरी मतदाता को जोड़ने के लिए, खास करके युवा वर्ग को जोड़ने के लिए जिनकी उम्मीदों पर वो दिल्ली में खड़े नहीं उतर पाए, यहाँ बहुत मुश्किल होगा। और ऐसे में उन्होंने देहात की तरफ सफर करना शुरू कर दिया है। वाराणसी से कैमरा पर्सन कपिल के साथ गीतांजलि राघव। और वाराणसी में इंतखाबात एक नया मोड़ इख्तियार कर गया है, जहां से पार्टी के कई अहम उम्मीदवार पार्टी में हिस्सा ले रही हैं। ऐसे चुनावी माहौल में हमारी करेस्पॉन्डेंट गीतांजलि ने बातचीत की है वहां के आवाम से। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है।
70% हिस्सा आज भी गांव में बसता है। गांव की असल तस्वीर क्या है, यही देखने के लिए हम पहुंचे हैं वाराणसी के गांव में, जहां पर मुकाबला कई दिग्गजों के बीच है। आम आदमी पार्टी से केजरीवाल, बीजेपी से नरेंद्र मोदी और कांग्रेस से अजय राय हैं, और तीनों ही अपने आप को किसानों का हितैषी बताते हैं, गांव के विकास की बात करते हैं। और आप देख ही रहे हैं हमारे साथ कि आज भी गांव में कच्चे मकान ज्यों के त्यों हैं, खरंजे पड़े हुए हैं, जबकि पिछले 60 सालों में गांव का विकास कुछ इस कदर होना चाहिए था कि यहाँ सड़कें बन जानी चाहिए थी। लेकिन आज भी जो गांव को शहरों से जो जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। गांव की बदहाली की तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, और साथ ही देख रहे हैं कि यहाँ पे कई सारे मुद्दे हैं, बिजली, सड़क, पानी है, आजीविका का बहुत बड़ा मुद्दा है, और आप देख सकते हैं कि डिसेबिलिटी भी कहीं ना कहीं है। और ऐसे में जानते हैं कि कैसे गांव की संघर्ष भरी जिंदगी में ये अपना गुजारा करती हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? और कोई कमैया दमैया नहीं है, राशन मिलल ज्यादा कदा तो खाए ला माए बाप ना है, कोई नहीं है। आपने कहा राशन मिलता है, राशन कब मिलता है, कितने कितने टाइम पे मिलता है, और कैसे आपके घर तक पहुंचता है? वो दूसरा लड़का गांव मकर लेके आवलन, जाइला बस भरा देला, गांव के लड़का के कर देला, साइकिल से पहुंचा देलन। तो आज भी आप देख सकते हैं कि कैसे राशन भी साइकिल के जरिए आता है। शायद इतने में तो इंसान की जो 2 वक्त की भूख होती है वो भी मिट जाए। कुल मिलाकर यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करते हैं, ये इनकी अपनी निजी समस्या है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में, सोशल लाइफ में क्या है समस्याएं हैं, क्या कुछ दिक्कतें हैं, यही जानने की हमारी कोशिश है। हमारे आज के इस चुनावी सफर में जो नेता बड़े बड़े वादे और दावे कर रहे हैं, क्या वो वादे और दावे गांव की तस्वीर बदलेंगे? मई जून की गर्मी में छप्पर और मिट्टी के ये घर यहाँ के लोगों के लिए राहत का सबब है, लेकिन आफत का सबब वो तमाम बातें हैं, वो बड़े बड़े वादे हैं, वो बड़े बड़े सपने हैं जो हमारे नेता दिखा देते हैं। गांव की तस्वीर आज भी नहीं बदली है, लेकिन ये लोग इन लोगों से जानते हैं जो कि गांव में निरंतर रह रहे हैं और तमाम तरह की समस्याएं फेस कर रहे हैं। आप सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कॉलेज स्टूडेंट है या स्कूल स्टूडेंट? कॉलेज स्टूडेंट। कितनी दूर है यहाँ से कॉलेज, और कितने कॉलेज हैं? यहाँ से 15 किलोमीटर दूर सिटी में हम लोग जाते हैं पढ़ने। यहाँ गांव के अगल बगल कहीं कॉलेज नहीं है, 10 किलोमीटर के अंदर में, वहाँ शहर में जाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी गांव की सबसे बड़ी चिंता क्या है कि यहाँ पे बिजली रहती है तो कहीं पानी की समस्या हो जाती है। जैसे यहाँ पे गाँव है तो सब लोग किसान है, किसान के लिए खेती करना है, बस यही सब रह जाता है खेती में। उसके अभाव में यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं होती। यहाँ पानी कैसे खेती करेंगे सब लोग, लाइट रहते हुए भी मतलब पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। आपको पता है इस बार चुनाव में कौन कौन से नेता हैं जो आपकी बातें सुनने के लिए यहाँ पे गांव में आए हैं? अब क्या बोली है, कुल तो बात तकलीफ, घर द्वार नहीं बा, और क्या बोली? घर द्वार पर नहीं आए हैं क्या? केजरीवाल से उम्मीदें हैं या मोदी जी से या अजय राय से? नाम सुने हैं आपने? ये कैसे मोदी जी से? बहुत दिलचस्प तस्वीर है, देखने को मिली। एक युवा वर्ग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है कि उसे मोदी जी से उम्मीदें हैं तो गांव की महिलाओं को भी मोदी जी से उम्मीदें होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत समझदार हैं गांव की महिलाएं, बशर्त है तो उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने की कि वो आगे आ सकें, अपनी सोच को भी रख सकें और अपनी समस्याओं को भी रख सकें। साथ ही कुछ और लोगों से भी बात करते हैं कि उनकी क्या समस्या है, कि यहाँ पे कई सारे सरकारी नल हैं और आप लोगों की विकास के लिए सरकारी योजनाएं भी आती हैं। नहीं है, बस एक दो है, वही पे आधारित सब बिगड़ जाता है, सबसे अंदर मिलता है तो वही बनता है, तो इन सब बीता है, ढेर दिन चलता भी नहीं है। अच्छा, एक गाँव में कितने सरकारी नल है? सरकारी नल एक गाँव में यही एक तो यही है, यही से चलता है। बस एक सरकारी नल है? कितने गांव के बीच में एक सरकारी नल? मतलब 13 घर 14 घर तक ही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 13 और 14 घरों के बीच में एक सरकारी नल है। दिल्ली में केजरीवाल ने 700 लीटर फ्री पानी की बात कही थी। बीजेपी 25% महंगाई कम करने की बात कर रही है। कांग्रेस 100 दिन में महंगाई कम करने की बात कही थी, लेकिन 5 साल और 10 साल बिता चुकी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और गांव में तो महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों का जिक्र ही नहीं है। उम्मीद छोड़ दी आपने? हमके तो नहीं विश्वास बाकी बदल जाएगी।
नहीं, झाड़ू से मुलायम सिंह यादव से है उम्मीदें? झाड़ू वाले से है, पूछिए। नहीं, हमें झाड़ू वाले से नहीं उम्मीद है। साइकिल वाले जहाँ सबकर भी इच्छा रही वहाँ हमारो इच्छा रही। वही दे सब, जहाँ दे तहाँ हम दे खुशी से। जैसा देश वैसा वेश, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। कुछ कुछ ऐसा ही हाल है गांव के लोगों का भी कि जहां सब वोट डालेंगे वहां ये भी वोट डाल देंगे। अब इसे मजबूरी समझिए या इनकी बेबसी या लाचारी की, कोई सुनने इनकी आता नहीं है, और कोई सुन भी ले तो काम करने तो एटलीस्ट कम से कम कोई भी नहीं आता। आम आदमी पार्टी के वाराणसी उम्मीदवार पार्टी सदर केजरीवाल ने वाराणसी के एक देहात में पार्टी कारकुनों के जलसे से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती मकबूलियत से बीजेपी बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। हमारी नुमाइंदा गीता अंजलि ने भी इनसे बातचीत की। राजनीति सुधरेगी तो देश की तस्वीर बदलेगी, इसी नारे के साथ आम आदमी पार्टी सियासी अखाड़े में अपना दमखम दिखा रही है। आज हम वाराणसी के गांव में मौजूद हैं, जहां पर दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और वाराणसी से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल यहां पर लोगों को एड्रेस करने पहुंचे हैं। वाराणसी के गाँव से जुड़ने की एक कोशिश, एक मुहिम है, और अब वो यहाँ के लोगों को एड्रेस करेंगे, बताएंगे कि क्या कुछ खास है, कैसे वो देश की तस्वीर बदलेंगे। साथ ही हम भी उनसे बात करेंगे कि इस बार उनके लिए उनके प्रायोरिटीज मुद्दे में क्या। मैं ये देख रहा हूँ कि नेता जो हैं वो बिल्कुल जनता में नहीं आ रहे। नेताओं को पता ही नहीं, वो अपने एयर कंडीशनड कमरे में, यहाँ पे किसी से भी पूछ रहा हूँ वो कहते जी कभी कोई नेता आया ही नहीं है। आपने सही कहा, हमने भी सर्वे किया कि जो नेता हैं वो जनता के बीच में नहीं आ रहे। लेकिन वाराणसी के लिए आपके 3 प्रायोरिटीज मुद्दे क्या होंगे? देखिए, सबसे बड़ा वैसे तो बोला जाता है रिवर, सीवर एंड वीवर, लेकिन मुझे लगता है कि जनता के बीच में बैठ के, जैसे ये छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहा हूँ, इस तरह की मीटिंग्स करूंगा, और जो जनता की, जो मेरा एमपी फंड होगा वो मैं जनता के बीच में, जनता की प्रायोरिटीज जो होंगी, जैसे मान लो इस एरिया की जनता कहती है ये सड़क ठीक करा दो, तो वही होगा जो जनता कहेगी। सर, आपने बीजेपी के मार्केटिंग एजेंडे पे सवाल खड़े करे हैं कि अब की बार मोदी सरकार देश भर में प्रचारित किया जा रहा है, जिस तरीके से इतना पैसा कहां से आया, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है देश का माहौल क्या कहता है कि इस बार किसकी सरकार होगी? हंग पार्लियामेंट होगी। उधर जीप का कुल मिलाकर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जो अपना एक्सपीरियंस साझा किया है मुंसिफ टीवी के साथ कि इस बार हंग पार्लियामेंट होगी और ऐसे में वो क्या रोल अदा करेंगे, हालांकि इस पे पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन वाकई इस बार के आम इंतखाब की जो तस्वीर है वो बेहद दिलचस्प होगी, चौंकाने वाली होगी, क्योंकि शहरी और देहाती मतदाता दोनों ही बहुत ही जागरूक हो चुके हैं। वो किसे अपना नुमाइंदा चुनते हैं, किसे देश की सत्ता सौंपते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। वाराणसी से कैमरा पर्सन कपिल के साथ गीतांजलि राघव, मुंसिफ टीवी। और फिल्मी दुनिया से सरगर्म सियासत में कदम रखने वाली अदाकारा नगमा ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इंतखाबी रैली मुनाकिद की, जिसमें आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। हरकत आपको दिखाई देती है, कुल्फी फालूदा जैसे रंग बिरंगे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, 3D भाषण दे रहे हैं, इतने पैसे, बाप रे बाप, इतने पैसे खर्चा कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है इलेक्शन में। मैं पूछती हूँ कि अगर एक आदमी को अपने आप पर इतना भरोसा है, गांधी जी को कभी देखा था 3D में बात करते हुए? गांधी जी को कभी देखा था? वो एक अपने अकेले चाल चलते थे और लोग उनके पीछे एक कारवां चलता था। लीडर तो उसे कहा जाता है। ये खरीदी हुई जनता से लीडरशिप है, और अगर जीतना ही है और कहीं से जीत के दिखाना है, वाकई में अपनी लीडरशिप दिखानी है, तो हरियाणा में क्यों, जहां से आपकी लीडरशिप में ऑलरेडी बहुत आपको वोट मिलते हैं, 56 इंच का सीना दिखाना है, तो जाओ मैं ऐसी जगह पर जहां 25-30 साल से आपकी पार्टी जीती नहीं है, तब मैं वाकई में 56 इंच का वो तो राहुल जी को नसीहत दे रहे हैं, एक समुदाय के नीचे कर रहे हैं, दलित समुदाय की औरतों का। सहारा चीफ सुब्रत राय उनके 2 डायरेक्टर्स को जेल भेजने के फैसले को सहारा ग्रुप ने चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। KS राधाकृष्णन और JS केसर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि सरमायाकारों को रकम अदा करने में नाकामी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। जब तक सरमायाकारों की रकम जमा नहीं की जाती उस वक्त तक सुब्रत राय को जेल में ही रखा जाएगा।
वाज़ेह है कि सरमायाकारों को 20,000 करोड़ रुपये की रकम लौटाने में सेबी के साथ ताउन न करने पर अदालत ने 4 मार्च को सुब्रत राय को जेल भेजने का हुक्म दिया था। सुब्रत राय और उनके 2 डायरेक्टर 4 मार्च से तिहाड़ जेल में कैद हैं। इससे कबल हुए फैसले में अदालत ने 10,000 करोड़ रुपये नकद रकम जमा करने के बाद सुब्रत राय को जमानत देने का फैसला किया था और सहारा ग्रुप ये रकम भी जमा करने से कासिर है। और अमेठी में प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जात पात की सियासत कर रही हैं। वो अपने आप को कमजोर तबके से ताल्लुक रखने वाला जाहिर करते हुए कमजोर तबकात के वोट बटोरने की कोशिश में है। प्रियंका के इस बयान पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रियंका का ये बयान घटिया दर्जे की सियासत का नतीजा है। मैं एक कमजोर तबके से ताल्लुक रखता हूँ। मुल्क की आज़ादी के 60 साल से लेकर आज तक आला जात के लीडर्स ने मुल्क के शहरियों को सिर्फ वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल किया है और अब मुल्क में बड़े पैमाने पर तब्दीली यकीनी है। मौलाना महमूद मदनी जमीयतुल उलमा हिंद ने आसाम तशद्दुद पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि इस तशद्दुद की जिम्मेदारी रियासती और मरकजी दोनों हुकूमतों पर आयद होती है। महमूद मदनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि साल 2012 में भी यहाँ फसादात फूट पड़े थे। फिर इसके बाद बूडो अस्करियत पसंदों ने कई मासूम बेगुनाह मुसलमानों को मौत की नींद सुला दिया है। बावजूद इसके हुकूमत शरपसंदों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से कासिर है। जो भी इंसिडेंट हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसनाक है, मोस्ट अनफॉर्चुनेट है। जो लोग अफेक्टेड हैं वो तकलीफ में है, दुख में है। उनकी तकलीफ और दुख में हम सब लोग उनके साथ शरीक हैं। लेकिन इस देश में, इस देश का सिस्टम कमजोरों मजलूमों के साथ है। तो हमें ये विश्वास है कि जिन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, जुल्म हुआ है, उनको इंसाफ मिलेगा। साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं तकलीफ में लोग जो हैं उनको, अपने लोगों से, कि अपने हाथ में कानून नहीं लेंगे। और अब नाज़रीन, प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ नाज़िम और रिजवाना दोनों को दीजिए इजाजत और देखते रहिए मुंसिफ टीवी। शब ख़ैर, खुदा हाफिज़।